गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश, उसमें हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 14 तक 8 से लेकर 14 तक के सभी प्रश्नों को सीख लिया है। पहले हमने 8वां सीखा था, 8वें के बाद 11वां, 12वां और 13वां सीखा था, उसके बाद 9वां और 10वां, और फिर लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सीखा है। क्वेश्चन नंबर 15 विद्यार्थियों शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा था, यानी आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक विशिष्ट प्रश्न है। जैसे वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 13 और 19 विशिष्ट प्रश्न थे, इसी तरह से इस पार्ट में प्रश्न नंबर 16 विशिष्ट प्रश्न है, तो उसे हम सबसे लास्ट में करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 213 और क्वेश्चन नंबर 17। कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर 17। अंकिता और ऐसा 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। कौन से प्रमाण में? 2:1 में। मैंने पूंजी खाता यहाँ बनाया है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2:1। आगे तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट आप देख सकते हैं। पूंजी दायित्व में पूंजी दिया है, अनामत फंड दिया है, लेनदार दिया है और देनी हुंडी दिया हुआ है। संपत्ति लेना में यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार माइनस डूबत ऋण अनामत और रोकड़ बैंक दिया हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? अर्पिता को 1/4/16 से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्तें निम्नानुसार थी। अर्पिता को क्या किया हमने? नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है, यानी पहले से कौन साझेदार है? अंकिता और ऐसा, उसको हमने A1 और A2 नाम दिया है और अर्पिता को A3 नाम दिया है। पहला, अंकिता अपने भाग में से, दोस्तों आज फिर से आया में से, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आया था में से, हमने ऑनलाइन लेक्चर में भी इसकी चर्चा की कि प्रश्न में से लिखा होगा तो आपको त्याग निकालने की जरूरत नहीं है और का लिखा होगा तो निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपने 100 रुपये में से 40 रुपया देता हूँ तो मेरा त्याग कितना है, तो आप कह देंगे 40। तो क्या बोला मैंने? वर्ड क्या था मेरा? में से। और यही मैं कहूँ कि मैं अपने 100 रुपये का 40% देता हूँ तो आप क्या करोगे? गुणे 40%, ऐसा करोगे। इसलिए में से लिखा होगा तो आपको त्याग निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट त्याग माना जाएगा, और का लिखा होगा तो त्याग निकालना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि में से लिखा होगा त्याग तो नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन हर समान करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अंकिता अपने भाग में से 1/12 भाग और ऐसा अपने भाग में से 1/6 भाग। तो जहाँ में से लिखा है वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1/12 और 1/6 दिया हुआ है। तो ऐसा का जो 1/6 है उसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो उसका कितना हो जाएगा? 2/12। तो इस तरह से 1/12 और 2/12, जो मैं बाद में गणना करूँगा, जहाँ पर सवाल दिखाई दे रहा है वहाँ पर ही मैं गणना आपको दर्शाने वाला हूँ। तो 1/12 और 2/12 इस तरह से त्याग का अनुपात क्या आएगा? 1:2। और उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो नया साझेदार है उसका भाग निकल जाएगा। तो उन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम 1/12 और 2/12 को, तो कितना आएगा? 3/12, जिसे आप 1/4 भी काट कर कह सकते हैं। अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। गणना अगर हम सीख लेंगे तो ये सवाल में बाकी कुछ भी नहीं है, तो इस पर IMP लिखिएगा। अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी, यानी पूंजी लाएगी तो पक्का है कि रोजनामचा वही होगा, रोकड़ खाता उधार A3 के पूंजी खाते का, लेकिन रोज दिया होता था और आज आपको डिफरेंस से निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस से कैसे निकालना पड़ेगा? तो बाकी दो जो साझेदार है A1 और A2, उनका शेष आगे ले गए के आधार पर A3 भी अपनी पूंजी लाएगी। जैसे मान लेते हैं कि पेढ़ी की कुल पूंजी 1, गणना करेंगे, माना कि पेढ़ी की कुल पूंजी 1, उसमें से नए साझेदार का हिस्सा है 1/4, तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3/4। तो लिखेंगे 3/4 भाग पर इन दोनों का इतना, तो 1/4 भाग पर कितना, ऐसे हमें गणना करना पड़ेगा, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तीसरा, अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। पेढ़ी का ख्याति 90,000 निश्चित किया गया, तो आपको बताया है मैंने कि जब भी पेढ़ी का ख्याति दिया होगा तो उसमें नए साझेदार का आपको ख्याति निकालना पड़ेगा, और वो अगर रोकड़ में लाएगी तो 2 रोजनामचा होगा, रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, और दूसरा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का। कौन से प्रमाण में? त्याग के प्रमाण में। चलिए पीछे देखते हैं, पेज नंबर 214 समायोजन नंबर 4। स्थायी संपत्ति पर 10% घिसाई गिनना है, तो आपको मालूम है स्थायी संपत्ति में से माइनस कर देंगे और पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिख देंगे। 5वां है सभी देनदार साहूकार है। साहूकार का मतलब 11वीं में आपने सीखा है सक्षम है, समर्थ है, यानी उनके पास से पैसा अब नहीं डूबेगा। तो पहले से जो पक्की तलपट में डूबत ऋण अनामत दिया है 3200, अब वो डूबेगा नहीं, तो हमें क्या होगा? फायदा होगा, वो 3200 वहाँ से हट जाएगा और पुनः मूल्यांकन के जमा में आएगा।
और पक्की तलपट में, नई पक्की तलपट में आपको देनदार डायरेक्ट बाहर 40,000 लिख देना होगा। तो आप लगा दीजिए देनदार पे नंबर 5, स्थायी संपत्ति पे नंबर 4। छठा, बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से 2400 आने वाले वर्ष का है। तो 12,000 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 2400 आने वाले वर्ष का है अग्रिम चुकाया है, उसकी दो असर, एक पुनः मूल्यांकन के जमा में और एक संपत्ति लेना में हम लिखेंगे। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर से प्रश्न हट जाएगा, हम बारी बारी से हल करते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सभी गणनाओं को मैं एक बार आपको फिर से अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले हमारा बेसिक 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे, जो रोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए, पहले वाले का 64,000 और दूसरे वाले का 32,000। रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के उधार में शेष आगे लाए, कितना है रोकड़ बैंक? 26,400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको अच्छी तरह से आता होगा। पूंजी खाते के जमा में, रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए रोज ही करते हैं हम, और आगे भी करेंगे, पार्ट 6 में भी करेंगे। दूसरे स्टेप में हम अनामत बांट देते हैं। अनामत में एक ही अनामत है, अनामत फंड, उसका कोई टेंशन भी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई समायोजन नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बांट देंगे अनामत फंड। किसके बीच बांट देंगे? तो पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो अनामत फंड कितना दिया हुआ है? 16,800, जिसको पुराना अनुपात है आपका 2:1। 2:1 में 16,800 को बांटेंगे तो 11,200 और 5,600। 16,800 गुणे 2/3, 16,800 गुणे 1/3 करेंगे तो 11,200 और 5,600। और तीसरे वाले खाने में डैश। चलिए उसके बाद और कोई अनामत है? नहीं। तीसरा स्टेप क्या था? 3 नाम, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार से संपत्ति लेना में जाकर आपको चेक करना है, लेकिन वो तीनों में से कोई भी नाम नहीं है, तो आपका तीसरा स्टेप स्किप हो जाएगा। अब शुरू करते हैं पहले समायोजन से। पहला, अंकिता अपने भाग में से 1/12 भाग और ऐसा अपने भाग में से 1/6 भाग अर्पिता को देगी। तो मेन वर्ड क्या है? में से। और मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि में से लिखा होगा तो आपको त्याग याद करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट त्याग माना जाएगा। तो A1 अपने भाग में से कितना? उसके भाग में से 1/12 भाग, और A2 अपने भाग में से, ये में से वर्ड है इसकी वजह से डायरेक्ट क्या कहलाएगा? कितना? 1/6, लेकिन 12 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 2/12। तो इस तरह से 1/12 और 2/12 का अनुपात क्या होगा? 1:2। तो उनके त्याग का प्रमाण कहलाएगा। त्याग का प्रमाण हम क्यों निकालते हैं? तो नया साझेदार जो ख्याति लाता है उसको बांटने के लिए हम त्याग का प्रमाण निकालते हैं, जो कितना आया? 1:2 आया। साथ ही साथ आज नया साझेदार का भाग नहीं दिया है, जैसे प्रश्न नंबर 10 में भी नहीं दिया था, तो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या सूत्र था? तो A3 का भाग बराबर A1 का त्याग, जितना इन लोगों ने त्याग किया है उतना ही उसको लाभ मिलेगा। A1 का त्याग प्लस A2 का त्याग। A1 का त्याग है 1/12, ये तो त्याग का प्रमाण है दोस्तों, ये है त्याग। 1/12 प्लस 2/12, आप जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा क्योंकि हर बराबर है। 3/12, हाँ इसको यहाँ छोटा कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। तो हमने पहले समायोजन की मदद से क्या क्या कर लिया दोस्तों? तो हमने पहले समायोजन की मदद से त्याग का प्रमाण निकाल लिया और नए साझेदार का लाभ में हिस्सा निकाल लिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा समायोजन। अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी, जो सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। प्रमाणसर मतलब ये पक्का है कि वो पूंजी लाएगी, यानी रोजनामचा फिक्स है कि रोकड़ खाते उधार A3 के पूंजी खाते का, लेकिन कितना लाएगी? तो उसके लिए कैलकुलेशन है कि माना कि कुल पूंजी यानी तीनों साझेदार का मिलाकर कुल पूंजी 1 है, इसलिए शेष पूंजी मतलब किसका किसका? A1 और A2 का, जो कि हम निकाल लेंगे लास्ट में। शेष पूंजी बराबर 1 माइनस अर्पिता का भाग। अर्पिता का भाग कितना है? 1/4। 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। हमने क्या कैलकुलेशन किया? माना कि कुल पूंजी 1, यानी तीनों साझेदारों को मिलाकर कुल पूंजी 1 है, उसमें से अर्पिता का भाग 1/4 है, उसको हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 3/4, जो क्या किसका पूंजी कहलाएगा? A1 और A2 का। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों वो देखिए, क्योंकि ये समायोजन बहुत महत्वपूर्ण है।
जब हम पूंजी खाता बंद करेंगे तो मान लीजिए कि A3 का नहीं बंद होगा, लेकिन A1 और A2 का तो बंद हो जाएगा, और A1 A2 का जो बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो हमें शेष आगे ले गए मिलेगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए दोनों को मिलाकर 1 लाख आया, तो ऐसा लिखेंगे, एक पद रखेंगे भाई 3/4 भाग पर 1 लाख, तो 1/4 भाग पर कितना। अब ये 1 लाख आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने कहा है एक अंदाज, और फिर उसको हम हल करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 जाकर गुना होगा किसमें, इसमें, और 3 भाग में आएगा। इस तरह से हमें A3 की पूंजी मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हम फिर से एक बार बाद में देखेंगे, जब लास्ट में हम पूंजी खाता बंद करेंगे तब कैसे किया। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर भी मैं जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसे 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले माना कि कुल पूंजी 1, ऐसा इसलिए करना पड़ा है इस सवाल में क्योंकि इस सवाल में नए साझेदार का पूंजी नहीं दिया हुआ और वो अपने भाग के अनुसार पूंजी लाने वाला है। अपने भाग के अनुसार मतलब जितना वो लोग अपने भाग के अनुसार लाए हैं वैसा ये भी लाएगा। तो हमने कुल पूंजी 1 माना, उसमें से नए साझेदार का भाग 1/4 था, वो माइनस कर दिया, तो बाकी दोनों साझेदार का भाग मिल गया 3/4। तो हम लोग लिख दिए कि भाई 3/4 पर उन दोनों का मिलाकर जितना होगा वो यहाँ लिखेंगे, वो बाद में मालूम पड़ेगा आपको। तो 1/4 पे कितना, तो 4 कट गया, 1 जाकर इस ये जो रकम आएगी उसमें गुना होगा, और 3 ऊपर है तो 3 भाग में आएगा। जब हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें A3 की पूंजी यहाँ पे मिल जाएगी। एक और गणना है तीसरा, अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी और पेढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 90,000 हुआ है। ओके, तो वो भी गिन लेते हैं। पेढ़ी की ख्याति दी है 90,000, इसलिए A3 की ख्याति बराबर 90,000 गुणे A3 का जो हिस्सा है वो हमने ज्ञात करके रखा है, ये रहा 1/4। 90,000 गुणे 1/4 करेंगे तो 22,500 किसके हिस्से की ख्याति आई, नए साझेदार जो अर्पिता है उसके हिस्से की ख्याति आई। और वो अपने भाग की ख्याति कैसे लाने वाली है, रोककर लाने वाली है, जिसका 2 रोजनामचा होगा और वो आप जानते हैं। तो फिर से हम दूसरे समायोजन को देखते हैं कि अर्पिता अपने भाग की पूंजी जो है प्रमाणसर पूंजी लाएगी। अब कितना लाएगी वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन लाएगी ये पक्का है। तो रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाते उधार A3 के पूंजी खाते का, उसकी खतौनी करके हम छोड़ देते हैं जिससे कि बाद में हम भूले ना, क्योंकि बाद में कई बार लिखना रह जाता है। तो रोकड़ खाते उधार में जाएंगे A3 के पूंजी खाते। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्यों लिख रहे हैं, इसकी रकम तो नहीं मालूम है। मालूम जब पड़ेगा तब हम लिख देंगे, लेकिन ऐसे अगर लिख कर रखेंगे और राउंड करके तो हमें याद रहेगा कि यहाँ पे रकम लिखना बाकी है। वो रकम हमें कहाँ से मिलेगा, तो सबसे लास्ट में जब उन दोनों की पूंजी निकलेगी उसके आधार पर हम A3 की पूंजी निकालेंगे। लेकिन लाएगी ये पक्का है। तो रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाते उधार A3 के पूंजी खाते का, रोकड़ खाते के उधार में A3 के पूंजी खाते लिख दिया, और A3 के पूंजी खाते के जमा में रोकड़ खाते लिखकर पहले में डैश, दूसरे में डैश और तीसरे में ये ऐसे राउंड करके रखा है जो हम बाद में निकालेंगे। तीसरा समायोजन, अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। पेढ़ी का ख्याति 90,000 था, उसमें अर्पिता की भाग की ख्याति कितनी आई, 22,500। उसका 2 रोजनामचा क्या होगा, तो पहला रोजनामचा होगा रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। तो रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते। कितना लाने वाली है वो अपने भाग की ख्याति, 22,500। पेढ़ी का ख्याति दिया था, उसमें से हमने उसके भाग की ख्याति निकाल ली थी 22,500। दूसरा रोजनामचा क्या होता है, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का त्याग के प्रमाण में। तो पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, और 22,500 को हम त्याग के प्रमाण में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 22,500 को जब आप त्याग के प्रमाण में बांटेंगे, यानी कि त्याग का प्रमाण हमारा कितना आया था, तो 1:2 आया था, उस हिसाब से बांटेंगे। तो पहले वाले का 7,500 और दूसरे वाले का 15,000, यानी 22,500 गुणे 1/3 और 22,500 गुणे 2/3 करेंगे तो पहले वाले का 7,500 और दूसरे वाले का 15,000। इस तरह से दोस्तों हमारा पहला, दूसरा और तीसरा समायोजन हो गया, जो कठिन था थोड़ा। अब तो आसान है। चौथा, स्थायी संपत्ति पे 10% घिसाई गिनना है। तो स्थायी संपत्ति आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आपको नहीं दिया है स्थायी संपत्ति में यंत्र और फर्नीचर। तो ये आपको खुद ही समझना होगा कि जमीन मकान यंत्र फर्नीचर ये सब स्थायी संपत्ति में आते हैं। तो जमीन मकान तो नहीं है, यंत्र और फर्नीचर दिया हुआ है, दोनों ही स्थायी संपत्ति है। दोनों पे ही 10% घिसाई गिनना पड़ेगा और दोनों में से ही माइनस किया जाएगा। तो यंत्र कितना दिया है, 64,000, उसका 10% करेंगे तो 6400 आएगा। और फर्नीचर दिया हुआ है आपको 40,000, उसका 10% करेंगे तो 4,000। घिसाई हमारे लिए खर्च है, इसलिए पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखा है। और संपत्ति लेना में जाकर यंत्र और फर्नीचर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यंत्र आपका 64,000 है, 64,000 में से जब आप 6400 माइनस करेंगे तो आपका जवाब आएगा 57,600। और
फर्नीचर 40,000 है, उसका 10% 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36,000। अगला समायोजन है सभी देनदार साहूकार हैं, यानी उस पर जो डूबत हुई अनामत है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि साहूकार है मतलब सक्षम है। तो देनदार कितना दिया हुआ है इनर कॉलम में, तो इनर कॉलम में दिया हुआ है आपको देनदार 40,000 माइनस 3200, तो माइनस 3200 नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी क्या है साहूकार है, यानी कोई पैसा नहीं डूबेगा। नहीं डूबेगा तो हमें क्या होगा फायदा होगा, तो पुनः मूल्यांकन के जमा में आएगा डूबत हुई अनामत जो बच गया है, जो नहीं डूबने वाला है, कितना, तो 3200। फायदा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि सभी देनदार क्या थे साहूकार थे, तो पूरा पैसा हमारा बच गया। लास्ट एक समायोजन बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से 2400 आने वाले वर्ष के हैं, मतलब अग्रिम चुकाए हैं, तो ये भी हमारे लिए फायदा है। पुनः मूल्यांकन के जमा में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 2400 और दूसरी असर संपत्ति लेना में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 2400। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सवाल खत्म हो गया, बस वही एक दूसरा समायोजन हमारा बाकी है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो रोज की तरह सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, तो पुनः मूल्यांकन बंद करेंगे तो उधार से ज़्यादा आ रहा है 10,400 जमा में कम पड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा हानि, जो हम कहाँ ले जाएंगे पूंजी खाते। किसके पूंजी खाते, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते। कौन से प्रमाण में, तो पुराने अनुपात में। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, 10,400 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 4800, और उनके बीच का लाभ हानि का पुराना अनुपात है 2:1। 4800 को 2:1 में बांटेंगे तो 3200 और 1600। हानि आया तो उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे जमा में है, तो यहाँ पे उधार में आएगा। पुनः मूल्यांकन कोष्टक में हानि, पहले वाले का 3200 और दूसरे वाले का 1600। दोस्तों अब हम पूंजी खाता जैसे रोज बंद करते हैं वैसे ही बंद करेंगे, तो वैसे बंद करेंगे तो A1 का जो टोटल आएगा वो 82,700, A2 का जो टोटल आएगा वो है 52,600, और इसके खाने में दोस्तों आप डैश मत कर देना, इसका अभी एक समायोजन दूसरा वाला बाकी है, वो अभी हम हल करेंगे। 82,700 और 52,600। उसके बाद आपको पता ही है कि 82,700 में से 3200 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा शेष, आगे ले गए क्वेश्चन मार्क। तो 82,700 में से पहले 3200 माइनस करेंगे तो 79,500, और 52,600 में से 1600 माइनस करेंगे तो 51,000। दोस्तों अब फिर से मैं दूसरा समायोजन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा था कि A3 जो है वो अपने भाग की जो पूंजी है प्रमाणसर पूंजी लाएगी। तो हमने क्या किया था कि माना कि कुल पूंजी कितना है 1, कुल पूंजी कितना है 1, उसमें से नए साझेदार का हिस्सा कितना है 1/4, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3/4। तो हमने एक पद रखा था कि भाई 3/4 A1 और A2 का है, तो 3/4 भाग में उन दोनों का मिलाकर, इन दोनों का कुल मिलाकर कितना हो रहा है, तो इन दोनों का कुल मिलाकर हो रहा है, दोनों का जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों का कुल मिलाकर हो रहा है 1,30,500, दोनों को मिलाकर, क्योंकि जो 3/4 दिखाई दे रहा है वो दोनों का मिलाकर ही है 3/4, A1 और A2 का ही है। तो 3/4 भाग पर 1,30,500 कैसे आया, 79,500 और 51,000 को जोड़ने पर। तो 1/4 भाग पे कितना, 4 ये जो है वो कट जाएगा, 1 जाकर गुना होगा और 3 भाग में आएगा, किसमें, तो 1,30,500 गुणे 1/3। ऐसा आप करेंगे तो नए साझेदार की जो पूंजी है वो आएगा 43,500, यानी A3 जो है वो पूंजी के रूप में कितना लाएगी 43,500। इस तरह से ये जो समायोजन है इसको बार बार रिपीट करके रिवाइंड करके वीडियो को आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसका रोजनामचा की खतौनी हम पहले से कर चुके हैं। रोकड़ खाते उधार A3 के पूंजी खाते का, रोकड़ खाते के उधार में A3 के पूंजी खाते हम पहले से लिखे हुए हैं, 43,500 बस लिख देना है। और पूंजी खाते में रोकड़ खाते हमने लिख कर रखा था कि बाद में भूल ना जाए, 43,500। अब इसका भी खाता बंद कर देंगे तो वही का वही आएगा 43,500 और यहाँ पे 43,500। अब ये तीनों की पूंजी हमें मिल गई, जो हम पूंजी दायित्व में लिख देंगे, पूंजी A1, A2 और A3 तीन लोग हो गए। अब कितना कितना, तो 79,500, 51,000 और 43,500। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपका योग आएगा 1,74,000। रोकड़ खाता भी हम बंद कर देंगे, रोकड़ खाता हम बंद करेंगे तो 92,400, 92,400। यहाँ पे कुछ नहीं है तो शेष भी वही आएगा, शेष ले गए 92,400। वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, रोकड़ ऑब्लिक बैंक 92,400।
दोस्तों इसके बाद सवाल पूरा ही हो गया है। बस इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार पक्की तल पर चेक कर लेना है, जो बाकी है वैसे का वैसा लिख देंगे। तो पहले पूंजी दायित्व में देखते हैं, पूंजी हो गया, अनामत फंड हो गया, लेनदार और देनी हुंडी वैसे का वैसा, क्योंकि उस पर कोई समायोजन नहीं था। तो लेनदार 60,000 और देनी हुंडी 8,000। उस तरफ देखेंगे आप, संपत्ति लेना में तो यंत्र फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक देनदार भी हो चुका है, स्टॉक बस खाली एक स्टॉक बाकी है, रोकड़ बैंक भी हम लिख चुके हैं, तो खाली स्टॉक बाकी है। कितना है स्टॉक, तो 13,600, उस पर कोई समायोजन नहीं है, इसलिए वैसे का वैसा। अब हम दोनों पक्षों का योग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब योग करेंगे तो दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए, 2,42,000 जो बराबर है यहाँ पे 2,42,000। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें समायोजन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण समायोजन था। और क्यों महत्वपूर्ण था, जिसमें पहली बार ऐसा था कि जो नया साझेदार वो पूंजी तो लाएगा, लेकिन कितना लाएगा वो हमें खोजना था। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुल पूंजी को 1 मानना है, उसमें से नया साझेदार का हिस्सा माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आएगा वो उन दोनों की कुल पूंजी का भाग कहलाएगा। फिर हम एक पद रखेंगे कि भाई ये भाग पर उनकी कुल पूंजी यानी शेष आगे ले गए का जो टोटल होगा वो, तो नए साझेदार के भाग पर कितना, तो ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें नए साझेदार की पूंजी मिलेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसकी तरह ही सेम टू सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 28, उदाहरण नंबर 28। कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर आए। यस, ये उदाहरण नंबर जो 28 है, सेम टू सेम जैसे इसमें मुद्दा लिखा है कि वो अपने भाग के प्रमाणानुसार पूंजी लाएगा, वैसे उसमें भी लिखा हुआ है। ख्याति का मुद्दा भी ऐसे ही है, देनदार साहूकार, सब कुछ मुद्दा पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझकर, पहले क्वेश्चन नंबर 17 को आप वीडियो आप अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से समझकर फिर आप उदाहरण नंबर 28 को पूरा करके मुझे जल्द से जल्द भेजें। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और हो सके तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपके सहयोग के लिए थैंक यू सो मच।